हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर लविंग चैनल डियर मैथ्स। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ उससे पहले चलो चैप्टर के नेम के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। हाँ, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, फिर आपने इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये जो जितने भी टाइप्स के नंबर हैं ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसको क्या नेम दिया गया, रियल नंबर्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी रूट का नंबर आपको अगर दिखाई देता है, या कोई फ्रैक्शन जैसा नंबर आपको दिखाई देता है, या कोई काउंटिंग नंबर आपके सामने है, या कोई प्लस माइनस का नंबर आपके सामने, कोई डेसिमल नंबर आपके सामने है, तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स में। एक बार तो इस चैप्टर में हम हर टाइप के नंबर के बारे में बात करने वाले हैं और बेसिकली उनसे रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस यहाँ पे हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। In this, you can see in class 9th, you began your exploration of the world of real numbers and encountered irrational number. Okay, क्लास 9th में आपने अपनी एक्सप्लोरेशन मतलब तलाश जो थी वो आपने शुरू की किसके लिए, वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स का जो संसार है जिसमें बहुत सारे अनेक टाइप के नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, उनके एक्सप्लोरेशन के लिए आपने प्रोसीड किया। और उसके बाद आपने क्या देखा कि आपका सामना किससे हुआ, इर्रेशनल नंबर से। वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। हम रियल नंबर्स पर ही अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वी बिगिन विद टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन सेक्शन 1.2 एंड 1.3। यहाँ इस चैप्टर में आगे दो सेक्शंस आएंगे। एक है जिसका नेम होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो इसके बाद अगर हम आगे बात करें इस चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है किसका, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। एक्चुअली ये क्या है, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, व्हाट हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, मीन्स समथिंग वी आर गोइंग टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। स्टेटेड सिंपली इट सेज, जो कि ये क्या कहती है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी। ब्रीफली अगर इसकी बात करें तो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और क्या होती है ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या इनका कंसेप्ट है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और कहाँ हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्लियर करते हैं इनसे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, यहां तक हमने क्लियर किया। मैनी ऑफ यू, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दिस एज द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू state and understand. It has many applications related to the divisibility properties of integers. We touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integers. ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, एक्चुअली ये एक यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारा था, हम डिवाइड करते हैं, उसी का ही एक प्रोसेस है ये। ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट ईजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, और ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही इजी है और मतलब एक्सप्लेन करने में भी बहुत इजी है और समझने में भी काफ़ी इजी है। इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू दी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, जो इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए। वी टच अपॉन अ फ्यू ऑफ दैम एंड यूज इट मैनली टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हम उनमें से कुछ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और मैनली हम इसका यूज़ किस में करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने में। किसका यूज़, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का।
ओके इसके बाद हम बात करते हैं जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है दूसरी तरफ, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इट हैज़ टू डू समथिंग विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. You can see here it is written has to do something with multiplication of positive integers. You already know that every composite number, आपको पहले से पता है कि जितने भी composite number, composite number means numbers which have more than two factors, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. फैक्टर मतलब जैसे मैं कहूँ 6, तो 6 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ. तो ये जो 1 2 3 एंड 6 ये 6 के क्या है? फैक्टर्स हैं. और 6 के कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे? 4. तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं. सो इट इज सेइंग दैट यू ऑलरेडी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे. कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो एक यूनिक वे में आप उसको लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल करके और उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में. ओके, दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसी को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन दो चीज़ों के बारे में बात हुई है और फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं. यहाँ से देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अगेन वाइल इट इज़ अ रिजल्ट दैट इज इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड, इट हैज़ सम वेरी डीप एंड सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन दी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. यहाँ पे इस मैथमेटिक्स के फील्ड में इनके बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका बहुत ही डीपली रिलेशन है मैथ से. वी यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉर टू मैन एप्लीकेशन. हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसका दो मैन एप्लीकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे. इसका यूज़ होगा जो कि क्या है? फर्स्ट वी यूज़ इट टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स. यू स्टडीड इन क्लास 9th. क्लास 9th में आपने कुछ इरेशनल नंबर्स देखे होंगे लाइक √2, √3, √5. तो इनको इरेशनल प्रूव करने के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे इरेशनल होते हैं. और इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं सच एज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इट इज रिटन हियर सच एज √2, √3, √5. Second, we apply this theorem to explore when exactly the decimal expansion of a rational number. कोई भी रेशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है. Like if I talk about the decimal expansion, there are 3 types of decimal expansion: terminating, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसे हम रिक्योरिंग भी कह सकते हैं, और तीसरी जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो टर्मिनेटिंग होती है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है. तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डीपली बात करने वाले हैं. वी डू सो बाय लुकिंग एट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डेनोमिनेटर of q of p upon q. You know that we can write a rational number in the form of p upon q, or else it is written in the form of p upon q already. तो हम बिना डिवाइड करें कैसे डिसाइड करें कि एक रेशनल नंबर जो हमारे सामने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगी. तो यहाँ पे इसमें बताया कि हम ये जो डिसाइड करेंगे कि जो सामने रेशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हो सकती है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसके लिए हम उसके डेनोमिनेटर को फोकस करेंगे और डेनोमिनेटर में हम कुछ ऐसा देखेंगे या कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जिसकी वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि जो रेशनल नंबर हमारे सामने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी. यू विल सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल कंप्लीटली रिवील द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी अपॉन क्यू. आप ये देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू वो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी आपके रेशनल नंबर की वो पूरी तरह से डिपेंड करती है किस पे, जो डेनोमिनेटर है क्यू उसके प्राइम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. कि मतलब जो डेनोमिनेटर क्यू होगा उसके प्राइम फैक्टर्स को देख करके हम बताएंगे कि ये जो रेशनल नंबर हमारे सामने है इसके डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्या वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. ओके, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में. हम पहले बात करेंगे. यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है. ये एक्टिविटी आप लोग अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली आऊँगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पर, जो कि यहाँ पे थ्योरम लिखी हुई है. इस थ्योरम को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा ताकि इसका हम यूज़ कर सकें. बेसिकली
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, और एक और होगा यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलो एक बार पहले उन दोनों के बारे में जान लेते हैं। यू कैन सी हियर an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. एल्गोरिदम तो क्या है, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है जिसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो लेमा है, लेमा क्या है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये एक प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है चीज एक ही, द बोथ आर सेम थिंग्स। लेकिन जब आप किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए, तब आप वहां पे मेंशन करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन आपको करना है और आंसर आपको देना है, तब आपको मेंशन करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। Here you can see Euclid's division lemma, given positive integers a and b। मान लीजिए आपको मैंने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए, जैसे a और b, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लीजिए आप, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r फॉर सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इसका मतलब क्या है, चलिए आइए मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करके बताता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा कि अगर आपके सामने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं, तो वहां पर q एंड r दो ऐसे इंटीजर्स होंगे जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे, एंड द स्टेटमेंट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सपोज दैट मैंने लिया 7 एंड 3। ओके, यहां पे 7 कौन है, 7 इज ए, ओके, एंड 3 कौन है, 3 इज बी। तो Q और R, 7 और 3 के लिए Q और R ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। कैसे, लेट्स सी। मान लीजिए मैंने A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मैंने यहां लिया, इसका मतलब ये है A इज 7 एंड B इज 3, ठीक है। नाउ यू जस्ट डिवाइड 7 बाई 3, व्हाट यू आर गेटिंग, 3 2s are 6 and what is left, 1 is left, okay। So it means 3 और 7 के लिए दो इंटीजर्स दैट इज q क्वोशिएंट r फॉर रिमाइंडर, ऐसे दो वैल्यूज आपके पास होंगी q और r के रूप में जो कि आपके इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। हियर यू कैन सी दैट योर क्वोशिएंट इज 2। what is your quotient, your quotient is 2 and your remainder is 1, so the value for q is 2 and the value for r is 1। let us put these values in the statement, that is a is equal to bq plus r। see, let me erase this, okay, and I am putting here at the place of q that was 2 plus at the place of r that was 1। now you just check it, 3 2s are 6 and plus 1 it will give 7 and you can see it is satisfying। so यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब क्या था कि अगर a और b आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए q और r की दो वैल्यू आपके पास ऐसी हो सकती हैं जो उस स्टेटमेंट को इक्वल प्रूव करें, ओके, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करें। अच्छा, इसमें यहां पर रिमाइंडर के लिए कंडीशन दी गई है क्या, दैट r can be greater than or equal to 0। here this sign denotes for greater than equal to, okay, and but it will be r will be less than b, मतलब जो रिमाइंडर है वो हमेशा b से छोटा होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि a और b क्या होते हैं। a will be your dividend always, a क्या होगा यहां पे आपका डिविडेंड होगा। how, let me show you here, let me raise it once, okay, a will be dividend here,
B will be divisor, Q will be quotient, and your R will be remainder. इसका मतलब जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी अनदर नंबर से, तो Q और R की ऐसी दो वैल्यूज होती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको डीपली जब हम बात करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम लेंगे, जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस वहां पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू प्रूव एनी स्टेटमेंट, एनी गिवन स्टेटमेंट, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। लेट मी कम टू दिस पॉइंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम कोई भी दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो ये तो हुआ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल किस तरह की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में किया जाता है। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया कि ये लेमा से ही निकला हुआ एक मेथड कहेंगे हम, जिसका यूज करके हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल विल बी like you can see the first question of your exercise, that is also the same question is there. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of, so the same I am going to write here. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके दो गिवन नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको एक मेथड के बारे में बताना चाहता हूं जो शायद हमने क्लास 5th या 6th में स्टडी किया था, जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख रहे थे। याद कीजिए, आपके टीचर ने ज़रूर आपको एक मेथड बताया होगा एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, जो कि था लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि वो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्चुअली है क्या। उसको मैं इस तरफ यहाँ पे सोल्व करूँगा। लेट अस सी, सपोज दैट अगर मुझे ये एक रफ वर्क होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर मुझे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर जो है दोनों में, उस नंबर को हम अंदर लिखेंगे और जो छोटा वाला नंबर है उसको हम बाहर लिखेंगे। कहने का मतलब हमारा जो डिविडेंड होगा वो होगा 455 एंड जो डिविजर होगा वो होगा 42। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप 455 को 42 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल सी दैट 42 1 जा 42 here, and you will be subtracting 5 minus 2 will be 3 and you will be taking down 5 here, okay। अभी आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही आपने 45 को फर्स्ट टू डिजिट्स को आपने 42 से डिवाइड किया, वन टाइम इट वाज पॉसिबल एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड 3 वाज एज रिमाइंडर देयर एंड वी टुक 5 डाउन and now we are having 35 as remainder, but still 35 is not remainder here। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही समझने वाली, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे आ गई है, तो चलो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी डिवाइड कर रहे हैं, सपोज दैट आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, जैसे अब सेकंड स्टेप में आते हैं, आपके पास रिमाइंडर जैसे कुछ ऐसी डिजिट बची और आपने नेक्स्ट डिजिट को डाउन लिया, मीन्स 5 को नीचे आपने लिया। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रिमाइंडर डिक्लेयर कर देते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई फ्रेश डिजिट नीचे ले रहे हैं तो आप उसे बिना डिवाइड करे रिमाइंडर डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चाहे वो जीरोज पे ही पॉसिबल क्यों ना हो, लाइक 42 जीरोज आर 0, तो भी आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ योर 35 विल वर्क एज अ रिमाइंडर हियर, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रेश डिजिट आपने नीचे ली हो और आपका डिवाइड आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, आप उसको चाहे जीरोजा पे ही सही, लेकिन आप उसको डिवाइड करेंगे, ओके।
चलो, तो मैं बात कर रहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। जब आपका रिमाइंडर डिक्लेयर हो जाए कि अब हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है नीचे लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमाइंडर को हम डिविजर बना करके नया डिवाइड यहां पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और डिविडेंड हमारा कौन होगा, जिससे हम पीछे डिवाइड कर रहे थे वो, ठीक है। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। चलो, तो 42 को हम नया डिविडेंड बनाएंगे और 35 जो कि रिमाइंडर था उसको हम डिविजर बनाएंगे। लेट अस डिवाइड 42 by 35. So 35 ones are 35. So when you will subtract, you will be getting 7 as remainder here. Now you can see that you do not have any digit to take down. Now you will take another divide here. We will be starting new division here, and 7 will be divisor and 35 will be dividend. Now what we will be doing here, we will divide 35 by 7. आपको ऐसा तब तक करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब आप देखेंगे 7 5 are 35, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है और आपको रिमाइंडर 0 मिला किससे डिवाइड करने पर, 7 से। तो इसका मतलब जिससे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो ये ही चीज हम कहां पे करने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड जो है उसका इस्तेमाल करके। लेकिन यहां पे जो लिखने का वे है, आपके सॉल्यूशन को लिखने का जो तरीका है, बस वो अलग है। आपको ये वाला वे नहीं यूज करना है। आपको इसमें से कुछ चीजें आप हेल्प में ले सकते हैं, लेकिन आप अपना सॉल्यूशन इस तरह ना लिख करके कैसे लिखेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सिंस 455 is greater than 42, we apply Euclid's division lemma आप एल्गोरिथम भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेमा का जो स्टेटमेंट था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसलिए हम लेमा का नेम भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि लेमा का यूज करते हुए ही हम इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है। तो आप लेमा और एल्गोरिथम दोनों में से किसी एक को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो लेमा का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए कैसे, पहले हम एक बार बता देते हैं। लेमा इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर remainder is greater than or equal to 0 but less than b. Okay, so let us start it now. A is 455 here. आपका ए कौन होता है, हमेशा डिविडेंड होता है, जिसको आप डिवाइड करते हैं वो होता है, हमेशा याद रखना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर ए कौन सी वैल्यू होती है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। बी कौन होता है, बी आपका डिविजर होता है, ठीक है। क्यू कौन होता है, क्यू क्वोशिएंट होता है। और आर कौन होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है। और इधर देखिए मैंने आपको क्या दिखाया था, डिवाइड ही तो किया था। तो यहाँ पे हमें वो डिविडेंड, वो डिविजर, वो क्वोशिएंट, वो रिमाइंडर सब कुछ यहाँ पे मिलने वाले। तो आपको क्या करना है, बस जो भी स्टेप्स यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हुए थे इसके अंदर, वो स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, किधर, इस जगह पे, ठीक है। तो कैसे मेंशन करेंगे हम, नाउ यू सी हियर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेप 1 इज, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, स्टेप 1 आप देख सकते हैं इधर, ये आपका जो स्टेप 1 है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पहले एक बार। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका स्टेप 1 है। फिर ये जो नेक्स्ट है ये आपका स्टेप 2 हो गया, और जो लास्ट है वो आपका स्टेप 3 हो गया। ये तीनों स्टेप हमें यहाँ मेंशन करने हैं, लेकिन किस तरीके से, नाउ यू सी हियर। सबसे पहले स्टेप 1 में आपका ए क्या है, और बी क्या है, और Q क्या है, और R क्या है, ये चारों चीजें आपको पिकअप करनी है। चलिए हम स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 में हमारा जो A है वो है 455, B कौन है, 42, क्वोशिएंट क्या आया, 10, और रिमाइंडर क्या बचा था आपके पास, 35। चलिए तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर एज इट एज आप मेंशन कर दीजिए, योर A वॉज 455, वी वर डिवाइडिंग इट बाय 42, then we got
10 as the quotient plus remainder it was 35. And you will be saying here r is not equal to 0. Again apply Euclid's division lemma. चलो, तो अब हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है. मेन टारगेट कौन है आपका? रिमाइंडर 0. जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यू कैन सी एट द प्लेस ऑफ r वी हैव रिटर्न 35 हेयर. क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर ही 35 आया था. तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आप ऐसे स्टेप मेंशन करते रहिए. ठीक है, अब हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे. स्टेप 2 इज, अब स्टेप 2 में आपका डिविडेंड कौन हो गया था? आप जाइए और इधर चेक कीजिए. स्टेप 2 में आपका डिविडेंड हो गया था 42, आपका डिविजर हो गया था 35 और क्वेश्चन आपका आया था 1 और रिमाइंडर आपका बचा था 7. चलिए, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करेंगे. स्टेप 2 में हमारा जो डिविडेंड था वो था 42 एंड वी वर डिवाइडिंग इट बाय व्हाट? 35. इट वाज 1 टाइम एंड रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था? 7. ठीक है, अब आप वापस लिखेंगे हेयर r इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. चलो, तो अब हम थर्ड स्टेप मेंशन करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे उतने ही स्टेप होंगे जितने, जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. आप रफ वर्क में ये चीज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया आप रफ वर्क में ये चीज़ कर सकते हैं. इससे क्या होगा? ईजी हो जाएगा, फटाफट आप लिख सकते हैं. ठीक है, और डायरेक्ट भी वे मैं आपको बताऊंगा कि आपको रफ वर्क में ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट मी फिनिश दिस सॉल्यूशन फर्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें, या हो सकता है आप समझ गए होंगे. स्टेप 3 में आप देखिए यहाँ पे, स्टेप 3 जो हमारा था उसमें हमारा जो डिविडेंड है वो है 35, डिविजर है हमारा 7, क्वोशिएंट जो है हमारा 5 और रिमाइंडर क्या है? 0. चलिए, तो स्टेप 3 में ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं. दैट इज अकॉर्डिंग टू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो स्टेप 3 के अकॉर्डिंग a जो है वो है हमारा 35, जिसको हमने b दैट इज 7 से हमने डिवाइड किया था, तो हमारा क्वोशिएंट आया था 5 प्लस रिमाइंडर हुआ था 0. ठीक है, अब आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि जैसे ही आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 आपका मेंशन हो जाता है, आपके सारे स्टेप्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं. अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्या? कि हेयर r इज इक्वल टू 0. हेंस इस प्रकार the HCF in bracket you can write those two numbers 455 and 42 is equal to what? 7. क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए जो HCF है वो कौन होगा? 7. सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इस मेथड का इस्तेमाल करके आप क्लियरली इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे में. अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट योर ग्रेटर नंबर, दैट इज सिंस 455 इज ग्रेटर देन 42, तो जो भी दो नंबर आपके सामने हैं उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो मेंशन करेंगे, किससे ग्रेटर है वो भी. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि क्या है वो. ठीक है, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b. फिर स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहले आपका डिविडेंड मेंशन कर देना है. क्या है? जो ग्रेटर नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे थे सबसे पहले, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और किससे डिवाइड कर रहे थे? 42 से. ठीक है, तो 455 वाज द वैल्यू ऑफ a दैट वाज डिविडेंड, 42 इज द वैल्यू ऑफ b दैट वाज डिविजर. ठीक है, तो क्वोशिएंट आपका ये आ गया 10 और रिमाइंडर. ये एक बार तो आपको करना होगा पूरा डिवाइड. रफ में आप जाकर के 455 को 42 से डिवाइड कर लें, जो भी क्वोशिएंट है वो 42 के साथ इनटू में आ गया और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया. लेकिन आगे के स्टेप्स इजी कैसे होंगे? आपका जो इक्वल के तुरंत बाद जो नंबर है, जो b की वैल्यू थी, वो हर स्टेप में आगे जाकर a की वैल्यू बन जाएगी, मींस दैट विल बिकम योर डिविडेंड, और जो भी रिमाइंडर आपका आ रहा था वो आपका डिविजर बन जाएगा अगले स्टेप के लिए. ठीक है, और सिंपली बस आपको डिवाइड करना होगा
नए स्टेप के अंदर किसको किससे डिवाइड करना है वो आपको पता ही होगा, डिविडेंड कौन है, डिविजर कौन है। उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आप वहाँ पे मेंशन कर दें। फिर उससे अगले स्टेप में आप फिर देख सकते हैं कि इक्वल के जस्ट बाद जो भी नंबर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो भी आपका रिमाइंडर आया था वो आपका डिविजर बन जाएगा। फिर आपका जो भी क्वेश्चन और रिमाइंडर को वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कोई भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, लेकिन दैट इज नॉट श्योर, पर हमें तैयारी तो करनी है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके फ्लो में रहे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर होता है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, सो यू आर वेलकम टू ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। I will try to give answer in the comment box if you are having a short query, मतलब आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आपकी क्वेरी थोड़ी बड़ी है, उसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा, तो डेफिनेटली मैं उसको वीडियो के अंदर लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे हम एक स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं वो भी मैं वहां पे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बताया। तो लेमा में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर जो होते हैं उनको डिवाइड करने पर क्यू और आर की ऐसी दो वैल्यूज होती हैं जो उसकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई करती हैं, दैट वाज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दो नंबर दिए जाएंगे, हम उनको डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, आर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, नहीं, यहां पे हमारा इमेजिनेशन प्रैक्टिकली होगा। आज से पहले हमने जो भी कैलकुलेशन की थी वो थी कि हमें डायरेक्ट दो नंबर दिए जा रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे, क्वेश्चन आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन अब आपको इमेजिनेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंबलिकली बातें होंगी और उनका इस्तेमाल करके हमें जो भी प्रूव करना होगा रिलेटेड टू द क्वेश्चन वो हम करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कोऑपरेशन। आई होप you are going to like the video. If you like it, then please don't forget to subscribe the channel.